नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1139वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का मौन व्रत करेंगे। आप सबों का पुनः अभिनंदन। आज के इस महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित है होम्योपैथी जगत के एक प्रसिद्ध, संवेदनशील एवं समर्पित चिकित्सक डॉक्टर मनीष यादव। डॉक्टर मनीष यादव मुंबई के एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक फिजिशियन है, जो वर्ष 2008 के सफलतापूर्वक होम्योपैथी चिकित्सा जो वर्ष 2008 से सफलतापूर्वक होम्योपैथी चिकित्सा अभ्यास कर रहे हैं। अपने समर्पण एवं क्लिनिकल दक्षता के माध्यम से उन्होंने अनेक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण रोगों के उपचार में विशेष पहचान बनाई है। वे वर्तमान में द अदर सॉन्ग क्लिनिक में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं तथा मीरा रोड मुंबई में अपनी निजी क्लिनिक प्रैक्टिस भी संचालित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे टाटा कैंसर हॉस्पिटल के निकट स्थित सद्भावना ट्रस्ट कैंसर सेंटर में होम्योपैथी कंसल्टेंट के रूप में कैंसर रोगियों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर यादव की विशेष रुचि चुनौतीपूर्ण एवं क्रॉनिक रोगों के होम्योपैथिक उपचार में रही है। इसी जिज्ञासा एवं समर्पण ने उन्हें होम्योपैथी के अनेक महान विशेषज्ञों के संदिग्ध में सीखने एवं अपने ज्ञान को समृद्ध करने का अवसर प्रदान किया। वे एक प्रेरणादायक शिक्षक, प्रशिक्षक एवं मार्गदर्शक भी हैं, जिन्होंने भारत एवं विदेशों में अनेक होम्योपैथिक विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों को मार्गदर्शन प्रदान किया है। अपने रोगियों के बीच डॉक्टर मनीष यादव एक साउंड हीलर के रूप में भी जाने जाते हैं। वे सदैव अपने रोगियों को सकारात्मकता, आत्मविश्वास एवं मानसिक सहयोग प्रदान करते हुए उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करते हैं। डॉक्टर मनीष यादव का व्यक्तित्व क्लिनिकल अनुभव, संवेदनशीलता, शिक्षण एवं मानवीय सेवा का अद्भुत संगम है, जो उन्हें एक प्रभावशाली चिकित्सक एवं प्रेरणादायक वक्ता भी बनाता है। आज के इस वेबिनार में हम सभी उनके अनुभव, क्लिनिकल दृष्टिकोण एवं प्रेरणादायक विचारों से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हम सभी की ओर से डॉक्टर मनीष यादव का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सर का आज का विषय है डॉक्टर केंट्स पर्सपेक्टिव इन ट्रीटिंग इनक्यूरेबल डिजीज। तो डॉक्टर मनीष यादव, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपमाला। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए मेरे पास समय कितना है, क्योंकि हम बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं। 45 मिनट्स आपके पास बचे हुए हैं सर। 45 मिनट्स? मेरा 15 मिनट आप खा गए। मैं नहीं खाई हूँ सर, वो होस्ट ने ही लेट ज्वाइन किया हम लोगों को। ये तो उसमें बाकी होस्ट की गलती है ना। चलो कोई बात नहीं। ये मेरा टॉपिक ऐसा है ना, मैंने उसको बहुत कंसाइज करके मुश्किल से 1 घंटे में किया था। अब उसको 45 मिनट्स में मुझे नहीं पता मैं कितना जस्टिस कर पाऊंगा। लेट मी सी हाउ आई कैन गो एट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार आप सभी को। डॉक्टर मनीष यादव, जैसे कि इंट्रोडक्शन दिया, और डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आते हैं और बात करते हैं। एक सेकेंड। या तो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं, राइट। पैथोलॉजिकल केसेस। पैथोलॉजिकल केसेस का मतलब है कि इनक्योरेबल केसेस, जो केसेस जिसमें पैथोलॉजी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है और डिजीज सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। तो हमने बहुत बार ऐसे केसेस हम सब हैंडल कर रहे हैं और हम सब देख रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो इन केसेस से डील करते हैं, जैसे कि कैंसर्स है, किडनी डिसऑर्डर्स है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, जहाँ पे पैथोलॉजी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। वहां पे डेफिनेटली आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये कंडीशंस को डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये पैथोलॉजिकल केसेस इतने साल से मैं डील कर रहा हूँ। मेरे मन में कुछ 1 आध साल पहले ये चीज आई कि यार केंट क्या बोलते हैं इसके बारे में ना, केंट के हिसाब से क्योंकि लोग केंट को कोट करते हैं, बार बार केंट की फिलोसफीज कोट करते हैं। व्हाट इज इट अबाउट केंट? तो मैंने केंट को पढ़ना बहुत ज्यादा शुरू किया। पहले भी पढ़ा था, बट ऐसा कहते हैं ना कि जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी बढ़ती है, विजडम आपको आता है, एक्सपीरियंस आपको विजडम देता है। तो शायद वहां से थोड़ा बहुत समझ में आया और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। और मेरा ये सवाल था कि केंट
का पर्सपेक्टिव क्या है पैथोलॉजिकल केसेस को लेके, इनक्योरेबल केसेस को लेके? क्योंकि ये बात तो आप सभी जानते हैं कि बहुत बार हम ये बात तो हमने केसेस दिखाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने भी बहुत सारे, मेरे जो सेशन यहाँ पे भी हुए हैं उसमें केसेस दिखाए हैं, बहुत लोगों ने केसेस दिखाए। हमको ये तो पता है कि पेशेंट ठीक होता है, बैड केसेस, मगर हमको ये भी पता है कि पेशेंट ठीक नहीं भी होता है। ऐसे बहुत सारे हैं, आई डोंट वांट टू कोट नंबर्स, बट हमको प्रैक्टिस में पता है कितना फेलियर्स है और कितना हमको दिक्कत होती है। तो कई बार होम्योपैथ के मन में सवाल आता है, यार वो पेशेंट तो ठीक हो गया, वो सेमिनार में देखा था पेशेंट ठीक हो गया, मेरा मेरा पेशेंट एक ठीक हो गया, ये क्यों नहीं ठीक हो? तो ये जगल जो है ना, ये जगल हमेशा रहता है होम्योपैथ के माइंड में। तो ये जगल मेरे माइंड में भी हमेशा से रहा है, और इसी के बारे में सोचते सोचते, पढ़ते पढ़ते मैं इस टॉपिक पे आया, और वहां से कुछ चीजें मुझे सर समझ में आई, मैं उसको आपके समक्ष शेयर करूंगा। ठीक है, सो मैं डायरेक्टली अभी स्लाइड पे चलता हूँ। सो टॉपिक, हालांकि कोई टॉपिक नहीं है, बट आप ऐसे समझ सकते हैं, टॉपिक इज इनक्योरेबल केसेस या फिर पैथोलॉजिकल केसेस, केंट्स का पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आप केंट्स लेसर राइटिंग पढ़ेंगे, तो केंट्स की लेसर राइटिंग पेज नंबर 222, 222 में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, व्हाई कैंसर इनक्योरेबल। अकॉर्डिंग टू केंट, कैंसर इज अ डिजीज विच कैन नॉट बी ट्रीटेड। काफी जगह उन्होंने लिखा है। तो केंट ऐसा बोलते थे, बट हम तो सोचते हैं यार हम बहुत कुछ कर सकते हैं कैंसर में। तो ये कैंसर का उन्होंने टॉपिक लिया है, बट उन्होंने कैंसर के माध्यम से बहुत सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस को सेंटर में रख के बहुत सारी चीज अपने पर्सपेक्टिव से समझाई है। तो यहाँ मैं कैंसर की बात करूंगा, बट आई होप कि आप सब समझ, हम सब होम्योपैथ ये चीज समझते हैं कि नोसोलॉजी में हमारा कोई बिलीव नहीं है, हम डिजीज डायग्नोसिस पे बिलीव नहीं करते, हम पेशेंट की बीमारी पे बिलीव करते हैं। अब वो कैंसर हो, ट्यूमर हो, गैंग्रीन हो, रीनल फेलियर हो, वो नाम से पेशेंट ठीक नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। बट समझने के हिसाब से हम एक टॉपिक ले रहे हैं, कैंसर। सो कैंसर का मतलब है कि डीप पैथोलॉजिकल केसेस। तो इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। When a case has been cured, why was it possible when other cases and most cases have resulted in failure? ये जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी बढ़ती है ना, 10 साल 20 साल आपका प्रैक्टिस होता है, तो ये सवाल हर फिजिशियन के दिमाग में आता है, मेरे भी दिमाग में तो बहुत बार आया है। यार मेरा वो इतना बैड केस था, वो ठीक हो गया, ये बाकी केसेस ठीक क्यों नहीं हो रहे? वही एफर्ट्स लगा रहा हूँ, वही दवाइयां दे रहा हूँ, और इनफैक्ट सॉरी, और ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा वो केस तो इतना बैड था नहीं था, फिर भी वो ठीक हो गया, या इससे भी ज्यादा बैड था वो ठीक हो गया, बट उससे कम ये पैथोलॉजी है, पर ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? फेलियर का क्या रीजन? सो क्वेश्चन इज इट ट्रू दैट इन सम केसेस देयर आर होल्ड ओवर सिम्टम्स इनफ टू लीड टू द रेमेडी? क्या ये सच है कि कुछ केसेस में जो ठीक होते हैं उसमें उसके अंदर अच्छे सिम्टम्स होते हैं, जो रेमेडी की तरफ पहुंचाते हैं और वो पेशेंट ठीक हो जाता है? बट इन मोस्ट केसेस देर इज नथिंग डिस्कवरेबल बट द malignant growth. There is nothing discoverable than the malignant growth and its associated features as hardness, stinging pain, ulceration, enlarged glands, and the tendency to involve the surrounding parts in its own development. So यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वो केसेस जो ठीक हुए उसमें कुछ अच्छे कार्डिनल सिम्टम्स थे, इसलिए वो पेशेंट ठीक हुए। बाकी केसेस में जो सिम्टम्स हम देख रहे हैं उसमें डिजीज सिम्टम्स बहुत ज्यादा है। जैसे अगर मैलिग्नेंट ग्रोथ है, तो उसमें उस स्ट्रक्चर का, वो पैथोलॉजी का सिम्टम्स बहुत ज्यादा है। जो भी पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, या जो भी चीजें होंगी, तो इससे क्या होता है, इससे बहुत, अब इसके ऊपर अगर हम प्रिस्क्रिप्शन बेस करेंगे तो डेफिनेटली क्योर नहीं मिलने वाला है। और क्या कारण है? दूसरा कारण है पॉसिटी ऑफ सिम्टम। जब भी हम ऐसे कोई डीप पैथोलॉजिकल केसेस देखते हैं उसमें पॉसिटी ऑफ सिम्टम्स होता है। पॉसिटी का मतलब क्या है? जैसे कि कुछ सिम्टम्स हैं जो रुक जाते हैं, समझ में नहीं आते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। If the child's mental symptoms could be fully ascertained and the symptoms from childhood to adult age, something might be done. ये चीज को समझिए। समझिए, आज आज एक पेशेंट आपके पास आया, और
एक बैड पैथोलॉजी लेके आया, हो सकता है मैस्टाइटिस है, कैंसर मैमे है, कोई ट्यूमर है। वो जो भी सिम्टम्स दे रहा है, वो कई बार जो स्टिंगिंग पेन है, इन्फ्लेमेशन है, वो सारे के सारे सिम्टम्स वो पैथोलॉजी के सिम्टम्स है। पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन हम करते हैं, बट हमेशा पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन सक्सेसफुल नहीं होते। तो जो प्रिस्क्रिप्शंस, जो सिम्टम्स हम ले रहे हैं, हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि डिजीज सिम्टम्स है या एक्चुअल पेशेंट के सिम्टम्स है। वी आर नॉट टू ट्रीट द एंड रिजल्ट्स, बट वी आर टू ट्रीट द एंटायर प्रोसेस। तो यहाँ पे कैंट कहते हैं कि अगर मेरे पास पेशेंट आया, आज समझो कोई एंड एंड प्रोडक्ट पैथोलॉजी लेके आया, तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे अगर बच्चा है तो चाइल्ड मेंटल सिम्टम फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट, मतलब बचपन से लेके अभी तक का उसका जो जर्नी है, अगर हम माइंड सिम्टम की बात करें तो वो उसमें क्या क्या चीजें थी वो मैं देखूंगा। कैंसर जनरली कम्स ऑन इन आफ्टर लाइफ व्हेन चाइल्डहुड एक्शंस हैव बीन फॉरगॉटन। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, कल ही मैंने एक पेशेंट देखा, टंग कैंसर था उसको। तो वो जो टंग कैंसर लेके आया, आज उसकी एज 65 है। तो आज मैं जो देख रहा हूँ, मैं आज उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, मगर अगर मुझे असली में समझना है, उसको ठीक करना है, तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके पास्ट में क्या क्या चीजें हुई। तो उसके बचपन से लेके अभी तक उसके, कैंट कहते हैं मेंटल सिम्टम्स की बात अगर करते हैं तो मुझे उसके बचपन से अभी तक का मेंटल सिम्टम्स चाहिए, कहाँ कहाँ पे वो मेंटल सिम्टम्स कार्डिनल सिम्टम्स थे। ये मुझे समझना बहुत जरूरी है। Patient does not know her own mental symptoms, own childhood mental symptoms. The parents may be dead. Sisters, brothers may describe the antics of the child. ये है पॉजिटिव ऑफ सिम्टम। पेशेंट तो आ गया, हमको पता है कि हमको पास्ट के सिम्टम लेने हैं, बट कितने पेरेंट्स को भी याद रहता है कि ये बचपन में ऐसा था, ये टीनेज में ये सिम्टम्स के थे, किसी के पेरेंट्स मर गए हैं, भाई बहन है, कई बार वो वेग सिम्टम्स देते हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स, हम कहते हैं ऑर्गेनॉन में लिखा है केस टेकिंग चैप्टर्स में कि अपने रिलेटिव से बहुत सारी चीजें गैदर करनी चाहिए, बट इसका क्या है गारंटी कि रिलेटिव सही चीजें एक्चुअली में बता पाएंगे। ये कारण है, ये पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स हो जाता है। दूसरा जो कारण है फेलियर्स का, वो है सप्रेशन। हिस्ट्री ऑफ ओल्ड सोल ड्रगिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। मैंने जब कैंट को जब समझना चालू किया, मुझे एक चीज समझ में आई। जैसे मैं जितना बार भी कैंट पढ़ता हूँ, मतलब मटरेमेटिका जब भी पढ़ता हूँ उसकी, मुझे एक चीज समझ में आती है कि वो हर ड्रग में वो इवोल्यूशन बताते हैं। वो ड्रग में पैथोलॉजी बताते हैं, पैथोफिजियोलॉजी बताते हैं, बट इवोल्यूशन बताते हैं कि इसका शुरुआत कैसे हुआ। कोनायम है तो कोनायम का जर्नी कहाँ से चालू होगा, कॉल्चिकम है तो कॉल्चिकम को, रोमैटिज्म इज एंड प्रोडक्ट, बट वो रोमैटिज्म कहाँ से आएगा, पहले यूरिन में सप्रेशन होगा, फिर गाउट होगा। ये प्रोसेस बताते हैं। फॉस्फोरस है तो उसका प्रोसेस बताते हैं। तो हर रेमेडी का वो प्रोसेस बताने की कोशिश करते हैं, और वही चीज कैंट कहते हैं कि हम हमारे पेशेंट्स में देखना चाहिए। जो आज दिख रहा है वो आज का पिक्चर है, पर ये पिक्चर आया क्यों, कहाँ से आया। तो मुझे ये चीज समझना जरूरी है पास्ट हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री में जाके कि इसका क्या क्या चीजें इसने गड़बड़ की है। तो अगर सप्रेशन की बात करें तो मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें सप्रेस हुई है। तो आप जब पास्ट में जाएंगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कितना सप्रेशन हुआ है एलोपैथिक मेडिकेशंस का। एवरी चाइल्डहुड मॉर्बिड कंडीशन हैज बीन सप्रेस्ड। ये बात तो आप भी, हम ही भरेंगे कि हर मॉर्बिड कंडीशन जितने हैं वो सप्रेस किए गए। सर्दी खांसी बुखार होता है, कौन जाके नेचुरल ट्रीटमेंट लेता है, क्रोसिन या बाकी सब, सॉरी, और द मेडिसिन सबके पॉकेट्स में है। तो ऑलरेडी कितना सप्रेशन ऑलरेडी हुआ है। इरप्शंस, कितने सप्रेस्ड हुए इरप्शंस, क्रॉनिक डिजीज पूरा उसके ऊपर लिखा गया है, मैंने लिखा है। सो और कई बार तो पेशेंट को याद भी नहीं रहता कि मेरे को कुछ इरप्शन था, मुझे कोई फंगल था, मुझे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। वो सप्रेस हो चुके होते हैं। सिम्टम्स हैव बीन चेंज बाय क्रूड ड्रग्स। जो हार्ड ड्रग्स देते हैं उसके वजह से भी कई बार सिम्टम्स चेंज होते हैं। कोई अस्तलिन ले रहा है लंबे समय तक, कोई स्टेरॉइड्स लिए किसने, कुछ और एंटीबायोटिक्स बहुत बार लिए हैं, तो उसके वजह से कई बार सिम्टम्स चेंज होते हैं, हाइड्रोजेनिक डिजीज डेवलप होती है। नो क्लियर कट प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन परमिटेड टू इवॉल्व। तो जिस तरह से हमारी जर्नी है,
जीवन की, हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन कई बार पूरी तरह से उसको इवॉल्व होने नहीं दिया जाता। If the symptoms that has been appeared from birth to the present date are undiscovered, it is no wonder that cancer is incurable. कितनी अच्छी बात बोली है उन्होंने। कहा है मैं कैंसर बोल रहा हूं तो आप पैथोलॉजी समझ के चलो, पैथोलॉजिकल केस। सिम्टम्स बर्थ से लेके प्रेजेंट डेट तक अगर आप नहीं पता कर पाए अपने केस टेकिंग में, तो इनक्योरेबिलिटी होगी होगी। आप नहीं पता कर पाए मतलब ये हर्डल्स की वजह से या आपकी खुद की लैक्यूना की वजह से, तो इसीलिए पार्शियल रिलीफ होता है पेशेंट। कई बार हम कोशिश भी करते हैं बट उसके बाद भी वो सिम्टम्स हमको नहीं मिल पाते, पास्ट के इवोल्यूशन के सिम्टम्स, तो वो पेशेंट्स ठीक नहीं होते, हम सिर्फ उसको मैनेज कर पाते। We do not know whether the child was obstinate, hateful, ungovernable, hysterical, violent, slow in schoolwork, or the opposite. We can learn only the commonest features of puberty, which is the most important time to investigate in all women. प्यूबर्टी, जैसे फीमेल्स की अगर बात करें, बर्नेट की भी अगर बात करें, एक बहुत अच्छी किताब है उनकी स्टर्लिटी के ऊपर, तो कहते हैं फीमेल्स में 4 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल्स है। प्यूबर्टी हो गया, है ना, प्यूबर्टी है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, मेनोपॉज है, एंड एवरी मंथ का मेंसेस। तो ये प्यूबर्टल स्टेज के जो फीचर्स हैं, बहुत बार जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो बहुत अच्छे से समझना चाहिए, लेना चाहिए। भले आज वो पेशेंट 35 की एज में आपके पास है, 40 की एज में आपके पास है, वो आज हेडेक की बात कर रही है, वो आज गैस्ट्रिक कंप्लेंट की बात कर रही है, बट मुझे पीछे जाके देखना है कि जब जब वो हार्मोनल चेंजेस हुए बॉडी में, लाइफ स्टाइल मतलब लाइफ चेंजेस हुए स्टेजेस के, तब उसमें कोई सिम्टम्स आए कि नहीं आए, बॉडी ने कुछ और रिएक्ट किया कि नहीं किया। To cure any condition, to cure any condition, we must base the prescription based on totality of signs and symptoms and not on the pathology. हमने कई बार सुना है ना, केंट हमेशा कहते हैं कि पेशेंट को एलोपैथ के पास भेजो और वो जो बताता है सिम्टम्स, वो सिम्टम्स को साइड में रखो, उसके बाद के सिम्टम्स लो। तो उसका कहने का यही मतलब है, कई बार हम पैथोलॉजी के सिम्टम्स ले रहे हैं, हम टोटलिटी बना रहे हैं, बट हमको ये पूछना चाहिए हमारे आपको कि हम जो टोटलिटी फॉर्म कर रहे हैं वो टोटलिटी पैथोलॉजी की टोटलिटी है कि हम एक्चुअली कार्डिनल सिम्टम्स की पैथोलॉजी कर रहे हैं। वो पैथोलॉजी कहाँ से आया, पास्ट में जाके उसका सिम्टम्स ले रहे हैं, इवोल्यूशन करके उसको देख रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ डिजीज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उसके ऊपर सिम्टम्स अगर बेस्ड है तो ही क्योर होने का चांसेस है। द कैंसर इज द अल्टीमेट, द कैंसर जो हम प्रोडक्ट देख रहे हैं वो अल्टीमेट है, एंड रिजल्ट है। सिम्टम्स फ्रॉम फर्स्ट आर द आउटवर्ड इमेज ऑफ द पेशेंट्स। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है। मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, इतना हो सकता है। ये टॉपिक लंबा है बट आई विल ट्राई टू गो वेरी फास्ट। If they have been suppressed or changed by drugs that are not homeopathic, then there is nothing left for homeopath to do and the surgeons can do no better. ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सर्जन्स भी कुछ नहीं कर सकते, बाकी लोग भी कुछ नहीं कर सकते। तो जब आपके मन में ये सवाल आता है ना कि यार मैं इस पेशेंट को क्यों नहीं हेल्प कर पाए, ऑफ कोर्स होम्योपैथ्स को हमेशा अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए, बट उसको ये भी विजडम आना जरूरी है कि मेरे पूरे एफर्ट्स के बाद भी अगर मैं वो सिम्टम्स इलेबोरेट नहीं कर पाया, मैं पैथोलॉजिकल सिम्टम्स ही मुझे बार बार मिल रहे हैं, तो मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ, मेरे लिमिटेशंस क्या है। और इसीलिए केंट ने 12 ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं। वो 12 ऑब्जर्वेशंस आपको बताएंगे कि मैं इस केस में कहाँ तक जा सकता हूँ। होम्योपैथ का सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना, वो होता है कि वो हर पेशेंट को क्योर करना चाहता है, आइडियल क्योर ना, फर्स्ट अफोरिज्म उसके दिमाग में घुसा हुआ है। आपकी वो इच्छा है, वो अल्टीमेट डिजायर है, बट प्रैक्टिकली जब आप मैदान में उतरते हो तो आपको ये समझ होना, धीरे धीरे जब ये समझ आएगी तब आपका थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होएगा। क्योंकि होम्योपैथ बहुत प्रेशर लेके काम कर रहा है, बहुत प्रेशर, कई बार पेशेंट्स का बहुत ज्यादा, मतलब हर पेशेंट को उनको ठीक करना है। बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पेशेंट की जो बीमारी है उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और जितने फैक्टर्स को आप अच्छे से समझोगे, धीरे धीरे करके आप उसको संभाल सकते हो। राइट, आई होप आई एम मेकिंग दिस सेंस। Palliation prolonging life is not cure.
रेडिएशन एंड प्रोलॉन्गिंग लाइफ इज नॉट क्योर। मुझे करीब 10 साल 12 साल, ऑलमोस्ट ज्यादा ही 12 साल ज्यादा हो चुके हैं सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए। इन द सेंस, मैं पहले किसी और डॉक्टर सुजीत चैटर्जी सर के साथ था, उनकी ओपीडी में था, फिर डॉक्टर सरकार सर की ओपीडी में था, फिर मेरा खुद का प्रैक्टिस। अगर मैं पूरा ले लूं और उनकी प्रैक्टिस देखी, उनकी प्रैक्टिस देखी, फिर अभी खुद की पर्सनल प्रैक्टिस में कर रहा हूँ। सेमिनार्स में दिखाना बहुत अच्छा आसान है, मैं 10 केसेस निकाल के दिखा सकता हूँ, बट मुझे पता है कि कितने पेशेंट्स ठीक होते हैं और कितने पेशेंट्स का हम सिर्फ पेलिएशन एंड प्रोलॉन्गिंग लाइफ कर सकते हैं। हालांकि ये भी कोई बुरा नहीं है, वो भी अगर आप कर रहे हो तो कोई बुरा नहीं है उसमें, बट एज अ होम्योपैथ हमारे पास वो विजडम आना जरूरी है कि मैं इस केस में कहाँ तक जा सकता हूँ। जब ये समझ आपको आएगी, आपको लिमिटेशन समझ में आएंगे, तब आप दूसरे एवेन्यूज को टच करेंगे, तब आपको बर्नेट समझ में आएगा, तब आपको ऑर्गेनोपैथी समझ में आएगी, तब आप रिजिड नहीं होंगे। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। All curable diseases make themselves known to the intelligent physician through signs and symptoms। ये किसने कहा है? हैनमैन ने कहा है, साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू। Pathological conditions, as also the patient, are incurable when there are no signs and symptoms. And so long as there are no signs and symptoms, these remain incurable. Curable and incurable का डेफिनेशन सिर्फ इतना है कि वो पेशेंट जिसमें अच्छे कार्डिनल सिम्टम्स मिल रहे हैं, कार्डिनल सिम्टम्स का मतलब है जनरल सिम्टम्स मिल रहे हैं, गुड जनरल्स इन पेशेंट्स इफ यू आर गेटिंग, वो कुछ भी पैथोलॉजी हो, कुछ भी पैथोलॉजी हो, वो ठीक हो जाएगा। अगर जनरल सिम्टम्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं उसके अंदर, और इवोल्यूशन पास्ट में जाके कुछ आपको नहीं मिला अच्छा, तो वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। सो वी आर ऑलवेज गाइडेड बाय साइंस एंड सिम्टम्स, बट विच साइंस एंड सिम्टम्स, नॉट डिजीज, द इंडिविजुअल साइंस एंड सिम्टम्स। इन प्रोपोर्शन एज द पैथोलॉजी प्रोग्रेसेस साइंस एंड सिम्टम डिक्रीज। ये बहुत बढ़िया बात है। वो कह रहे हैं जैसे जैसे पैथोलॉजी बढ़ती जाती है, आप देखोगे वो पेशेंट्स में एक्चुअल जो साइंस एंड सिम्टम्स हमको चाहिए वो कम होते जाते हैं, जनरल सिम्टम्स कम होते जाते हैं, कार्डिनल सिम्टम्स कम होते जाते हैं, पैथोलॉजी टिश्यूज के सिम्टम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और अल्टीमेटली एंड रिजल्ट में टिश्यूज के सिम्टम्स, मतलब वो जो पैथोलॉजी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। दिस इज मार्क्ड इन कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, ब्राइट डिजीज। अभी कुछ ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स, एमडीआर के केसेस में डील कर रहा हूँ, पहले भी मैंने कुछ केसेस डील किए हैं, वही बैड केसेस। मैं आपको बता नहीं सकता कितना तकलीफ होता है उसमें एज ए होम्योपैथ, क्योंकि जितनी बार भी आप उसको एक्सप्लोर करोगे, आपको जो सिम्टम्स सिम्टम्स मिलते हैं, मगर वो सारे सिम्टम्स डिजीज सिम्टम्स ही होते हैं, क्योंकि पैथोलॉजी इतना ज्यादा हावी हो चुकी है, टिश्यूज डैमेज इतने ज्यादा हावी हो चुके हैं, ऊपर से हाइड्रोजेनिक डिजीज इतना ज्यादा हावी हो चुकी है कि रियल जो वाइटल फोर्स है वो अपना कार्डिनल सिम्टम्स दे नहीं पाता। रीनल डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, एज अ होम्योपैथ, मतलब सच सच बताना, कितने कितने पेशेंट्स आपने देखे हैं कि वो 3 डायलिसिस पे थे और पूरी तरह से किडनी उनका रिकवर हो गई। दिखाने के लिए ठीक है, मेरे पास भी पेशेंट है जहाँ पे क्रेाटिनिन ऊपर नीचे हुए, मैं एक्चुअल बात कर रहा हूँ कि 10 साल का फॉलोअप है, पेशेंट पूरा ठीक हो गया। नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो चीज समझ में आना जरूरी है। यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि नहीं होता, होम्योपैथी से होता है, मगर हमको हमारे लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, और इससे आपको विजडम आएगा। कैंट, जब ये मैंने पढ़ा ना, तो मुझे बड़ा नेगेटिव लगा ये पढ़ पढ़ के, मगर जब मैं पढ़ा तो मुझे मेरे केसेस याद आने लगे, और फिर आज जब अब मैं केसेस देखता हूँ, तो मैं हर केस में अब मुझे पता है कि मुझे जिस केसेस में नहीं मिलेंगे वो सिम्टम्स, तो मेरे पास अलग तरीके हैं उसको हैंडल करने के लिए, फिर मैं अप्रोच चेंज कर देता हूँ, और मुझे पता होता है कि मैं कितना इसको हेल्प कर सकता हूँ। और ये इसलिए भी जरूरी है, कई बार पेशेंट्स आपके पूछते हैं कि सर हम वो कन्वेंशनल मेथड में हम जाएं कि ना जाएं, पूछते हैं कि नहीं पूछते? सर हम ये कराएं कि ना कराएं, सर हम ये इधर जाएं। आपके पास आंसर नहीं होता, हम गोल मोल आंसर देते हैं। जिस दिन ये समझ में आएगा ना, आप क्लियरली उसको बोल सकते हो कि आप रुको या तो आप जाओ। तो आज मैं पेशेंट्स को बहुत क्लियरली बात करता हूँ, नहीं आप करा लो कीमोथेरेपी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कितना कीमोथेरेपी से रिजल्ट आएगा या रेडिएशन से रिजल्ट आएगा।
और या तो कुछ केसेस जहां मुझे लगता है मैं बोल भी सकता हूँ कॉन्फिडेंस है कि आप रुको, 1 महीना रुको, 2 महीना रुको, वो कौन बताएगा? वो पेशेंट के साइन सिम्टम्स बताएंगे। In all of the organic condition of the body, in some instances, the remedy that was once indicated by mental and physical symptoms will cure even in moderate advanced pathological cases. Again, such a remedy will soon reveal the patient has been sick too long and the pathology has progressed too far and the reaction is too feeble that he sinks rapidly. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो क्या कह रहे हैं कि कई बार जब पैथोलॉजी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है ना, बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, हो सकता है आप एक वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिकेटेड रेमेडी उसका ढूंढ पाओ, बट जब पैथोलॉजी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, वाइटल, उसका जो वाइटल रिएक्शन कम हो जाता है, अगर आपने सही दवाई उसको दे दी ना, आप उसको मार डालोगे, पेशेंट बचेगा नहीं। और इसके लिटरेचर्स में मैंने तो केसेस भी देखे हैं, मतलब एग्रवेशन देखे हैं। लाइकोपोडियम जाके आज पढ़ना, आर्ट ऑफ केस टेकिंग, आर्ट ऑफ पियर स्मिथ की जो बुक है, आर्ट ऑफ केस टेकिंग एंड आर्ट ऑफ इंट्रोगेशन, उसमें एग्जांपल्स दिए हैं लाइकोपोडियम देने के बाद क्या हुआ। इनफैक्ट लाइकोपोडियम एलन स्कीनोट में रिलेशनशिप आप पढ़ी, उसमें लिखा है कि कौन से केस में इसको नहीं देना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बैड पैथोलॉजीज में कई बार लोग पूछते हैं सर पोटेंसी क्या देना चाहिए, कई बार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बैड पैथोलॉजी पोटेंसी क्या देना चाहिए। तो बैड पैथोलॉजिकल कंडीशन में लो पोटेंसी भी दी जाती है, हाई पोटेंसी भी दी जा सकती है, दोनों सही है। ये डिपेंड करता है उसके वाइटल रिएक्शन के ऊपर। अगर उसका वाइटल रिएक्शन अच्छा है, वाइटलिटी अच्छी है, तो हाई पोटेंसी उसको क्योर कर देगी। वाइटल रिएक्शन अच्छा नहीं है तो लो देना पड़ेगा, हाई पोटेंसी उसको बहुत तकलीफ दे देगी। तो ये समझ हमको आनी चाहिए कि उसका सेकंड पार्ट जो समझना है वो है वाइटलिटी, वाइटलिटी उसका कैसा है। क्योंकि जितना बीमारी ओवर बर्डन होगा वाइटल फोर्स के ऊपर, हैवी हो जाएगा, वाइटलिटी धीरे 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 कम होती जाती है। सो रेमेडी हैव टू बी एंटीडोट, दैट्स ओके। केसेस नीडेड टू बी एंटीडोट। आई रिमेंबर अ पेशेंट, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, इससे आपको समझ में आ जाएगा। आई रिमेंबर अ पेशेंट हु हैड लॉन्ग सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स। Cavities were present, several hemorrhages occurred. The mental physical symptoms had called for phosphorus. From early history and even at the time he came to the remedy fitted the symptoms. देखो कितना ब्यूटीफुल बताया। तो ट्यूबरक्लोसिस था, कैविटीज, हेमरेज, सब कुछ था। फॉस्फोरस इंडिकेट हुआ कहां से? मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम्स, अर्ली हिस्ट्री, नॉट डिजीज, पहले का। इसको ही कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी कहते हैं शायद। Phosphorus was given in high potency. As I had not then learned better, कैंट बोल रहा है, एंड देयर फॉलोड हाई फीवर, इनवॉलंटरी डायरिया एंड पेशेंट स्टार्टेड सिंकिंग। इट वाज एपरेंट दैट दिस पेशेंट वुड डाई सून, बट उसके बाद उसको एंटीडोट किया आर्सेनिक से। द ओवर रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड पेशेंट लिव फॉर सेवरल मंथ्स। द पेशेंट मस्ट हैव, मैंने बोल्ड में लिखा हुआ, reactive ability when similar remedy is administered or become worse after such a remedy than before. So when you're dealing with bad pathological cases, ये चीज भी एसेस करना बहुत अनिवार्य है कि उसका रिएक्टिव एबिलिटी कितना है। हम कई बार रेमेडी के पीछे भागते हैं, हमको लगता है बस इंडिकेटेड रेमेडी मिल जाए यार, बस मैं दे दूं उसको। मगर इंडिकेटेड रेमेडी अगर मिल गई अच्छी उसकी जनरल सिम्टम्स, कार्डिनल सिम्टम्स पे, सो रिएक्टिव एबिलिटी कैसी है, उसके हिसाब से आपकी पोटेंसी डिसाइड करना चाहिए आप। Now, the biggest question is, how can I know that my patient is going to be cured? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पेशेंट ठीक हो रहा है? मैं जब ट्रीटमेंट कर रहा हूं मुझे कैसे पता चलेगा मैं राइट ट्रैक पे हूं? It is a homeopathic remedy only when the patient can react from it. Otherwise, it is only a similar agent, not a remedy. अगर होम्योपैथिक रेमेडी है तभी वो रिएक्शन होगा, नहीं तो सिर्फ हम सिमिलर एजेंट्स दे रहे हैं उसको। ऑल सिमिलर रेमेडी, ऑल सिमिलर रेमेडी इज नॉट होम्योपैथिक रेमेडी। इस चीज को समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जितनी भी दवाइयां हम दे रहे हैं टोटालिटी बना बना के, वो सिमिलर हो सकती है, बट वो होम्योपैथिक होगी कि नहीं ये पता नहीं। सिमिलर होगी तो पार्शियल रिलीफ होगा, पेलिएशन होगा, बट वो एक्चुअल होम्योपैथिक होगी उसके लिए, उस पेशेंट के लिए, इंडिविजुअल के लिए, वो बहुत कंफ्यूजन है।
It is never such when patient lacks that reaction, which is always dependent on and so promptly noticed in all curable cases. Some patients have lost this reaction when there is no visible or discoverable organic disease. तो अगेन वो बात कर रहा है कि वाइटल रिएक्शन, उसका वाइटल रिएक्शन क्या होगा वो डिसाइड करेगा कि पेशेंट ठीक होगा कि नहीं। अब वो ऑर्गेनिक डिजीज हो या ना हो, कई बार इवन इन नॉन ऑर्गेनिक डिजीज ऑल्सो वाइटल रिएक्शन अच्छा नहीं है तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। आपने देखा होंगे एलर्जिक राइनाइटिस आप देते जा रहे हो दवाई, ठीक नहीं होता, नहीं हो पाता क्योंकि रिएक्शन उसका सही नहीं है। तो उसको टाइम लगेगा, उसको फिर उस हिसाब से बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, ऑर्गेनोपैथिक, बायोकेमिक्स, एंटीमायस्मेटिक, वो सब करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट कम्स sorry, this is what comes to the aged who die of senile debility, and it may be said as a fact that the diseased had no disease. आपने देखा होगा ओल्ड एज में पेशेंट धीरे 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 डिजीज होते जाता है। डिजीज मतलब पेशेंट मतलब उसको कोई बीमारी तो नहीं, उसके ब्लड टेस्ट आप कराओ सब ठीक ही आ रहा है, बट धीरे 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 फिर वो खत्म हो जाता है। ये तो नेचुरल प्रोसेस है डिकेइंग का। तो वाइटल रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड है सारा। We often see in the last days of aged quick response after remedy, but it holds only few hours and he sinks to his final rest. मैंने अभी 4-5 महीने पहले एक बहुत ओल्ड ओल्ड लेडी को मैं ट्रीट कर रहा था, तो कुछ रेमेडीज दिए उसको, ठीक ठाक हुई, 90+ रेडी थी, बहुत सारी तकलीफ था, ईडिमा था, बहुत कुछ था। फिर अल्टीमेटली जो रेमेडी थी उससे रिएक्शन बहुत अच्छा आता था उसको, और उसके बाद फिर दिक्कत आने लगी। तो मुझे समझ में आ गया कि ये पेशेंट, इसका समय आ गया लगभग। तो मैं उस वक्त राइट डिसीजन ले पाया, और मैंने लॉन्ग डिस्टेंस पेशेंट थी तो मैंने उसको रेफर किया, बोला कि आप लेके जाके इसको जो भी मेथड से आप इसको मैं एडमिट कर सकते हो या जो कर सकते हो वो कर लो, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है इनके पास। वो मुझे दिख पाया और अल्टीमेटली वैसे ही हुआ। 4 दिन के बाद मुझे मैसेज आता है कि सर पेशेंट इज नो, बिकॉज वो डिकेइंग प्रोसेस दिख रहा था। तो मैंने रेमेडी देना बंद कर दिया था उस समय, क्योंकि वाइटल रिएक्शन मुझे समझ में आ गया। तो हर पेशेंट को आप ठीक नहीं कर सकते, ये बात भी ध्यान में रखिए। हम होम्योपैथ इतना बर्डन लेके चलते हैं कि मुझे हर चीज को ठीक करना है, नहीं हो सकता दोस्त। Quite similar is this lack of reaction in some feeble, young and middle-aged patient. सेम टाइप का लैक ऑफ रिएक्शन आपको दिखता है कई बार यंग यंग पेशेंट्स में, मिडिल एज पेशेंट्स आते हैं उनमें लैक ऑफ रिएक्शन दिखता है। तो ये भी एक रीजन है कि पेशेंट इनक्योरेबल होते हैं, वो पेशेंट भी इनक्योरेबल है इस तरह से। Whether it comes from constitutional debility or pathological condition, lack of vital reaction is same. तो लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन या तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेबिलिटी से आ सकता है या तो पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से आ सकता है, चाहे किसी से भी आए। अगर वो है तो दिक्कत होने वाली है उसके ट्रीटमेंट में, उसके क्योर में। When we think of curability of cancers or tuberculosis, this is the question to be considered. But ये पूरा बताने का मकसद यही था कि जब आप ऐसे केसेस डील कर रहे हो, कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, रीनल केसेस है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा जब आप फॉलोअप्स लेते हैं कि मेरे पेशेंट का वाइटल रिएक्शन कितना है। वाइटल रिएक्शन कैसे समझेगा? ऑफकोर्स उसकी वाइटलिटी से एंड उसके जनरल सिम्टम्स से। अगर पेशेंट्स के अंदर अच्छे जनरल सिम्टम्स आ रहे हैं, मोडालिटीज है, क्रेविंग एवर्जन्स है, नॉन इंटरप्रेटेटिव सिम्टम्स अगर अच्छे हैं, जनरल सिम्टम्स, इसका मतलब वाइटलिटी उसकी बहुत अच्छी है। अगर आपको वाइटलिटी मतलब वो सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब वाइटलिटी इज नॉट गुड। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। फिर आपका मोडस ऑपरेंडी चेंज हो जाता है उस केस में। हाउ कैन हाउ कैन जज द मेजर ऑफ दिस रिएक्शन? मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ? सो मुझे थोड़ा फास्ट फास्ट जाना पड़ेगा। सो लॉन्ग एज द साइंस एंड सिम्टम्स आर प्रेजेंट, गुड वाइटल रिएक्शन कंटिन्यूस। मैंने बता दिया आपको, है ना। वाइटल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, बट कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे पेशेंट का वाइटल रिएक्शन अच्छा है? अगेन वही बात आती है कि अगर उसके अच्छे साइंस एंड सिम्टम्स है, विच साइन सिम्टम, डिजीज के नहीं, उसके जनरल सिम्टम्स, उसके जनरल क्रेविंग, एवर्जन, स्वेट, पूरा जनरल जो आप लेते हैं, मेंसेस,
एग्रीवेशन, मोडालिटीज, कॉन्कोमिटेंट्स, अगर ये चीजें अच्छे हैं, नॉन इंटरप्रेटेटिव, नॉन इंटरप्रेटेटिव, वो सिम्टम्स नहीं जहाँ पे दिमाग में जाके आप घुस घुस के खोद खोद के उसको पूछते रहते हो, उसको अपना जो भी रेमेडी आपने पढ़ी हो बना देते हो, नॉट नॉन इंटरप्रेटेड। अगर वो बाहर आ रहे हैं सिम्टम्स प्रॉपरली, उसका वाइटल रिएक्शन इज गुड, अदरवाइज वाइटल रिएक्शन इज नॉट गुड. After signs and symptoms have departed, the pathology has taken their place. It is impossible to predict what the quality of this reaction may be until the patient has been tested by the similar agent. When this is known, it will be easy to understand why old symptoms return in chronic cases after administration of remedy. हमने सुना है ना, पुराने सिम्टम्स वापस आते हैं तो अच्छी बात है, डेफिनेटली. बट क्यों? जब उसका वाइटल रिएक्शन अच्छा होगा और जब आप राइट रेमेडी दोगे तब उसके सिम्टम्स वापस आए. अगर वाइटल रिएक्शन ही अच्छा नहीं होगा तो कभी भी आपको पास्ट के सिम्टम नहीं आएंगे. वो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर या जो भी बोलते हो आप, वो नहीं दिखने वाला आपको. तो एज अ होम्योपैथ हमको अपने आप को ये चीज समझानी है, पढ़ना है और समझना है कि वाइटल रिएक्शंस को ढूंढना है कैसा है उसका. Patients having only feeble reaction are only palliated, while those strong reaction go through all their past symptoms to in reverse order of their appearance. इतनी बढ़िया बात बोली. अगर उसका फीबल रिएक्शन है ना, वो पेशेंट सिर्फ पेलिएशन कर सकते हैं ना, इररिस्पेक्टिव कि वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है कि नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन. फंक्शनल केसेस भी कई बार ठीक नहीं होते, उसका यही रीजन, क्योंकि अच्छे कार्डिनल सिम्टम्स नहीं मिलते उसके अंदर. और अगर रिएक्शन अच्छा है, वो सिम्टम्स थ्रो बैक कर रहा है, तो आप देखोगे उसके पास के सिम्टम्स धीरे 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 रिवर्स ऑर्डर में आते जाएंगे एंड वहां पे आप बहुत अच्छा क्योर कर सकते हो. In the patient with cancer and tuberculosis, we may be quite certain of their ultimate recovery if old symptoms return after administration of remedy. मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पेशेंट में प्रोग्नोसिस अच्छा है? अगर मैंने दवा दी और उसके पुराने सिम्टम्स अगर वापस आ रहे हैं, तभी वो पेशेंट अच्छी राह पे क्योर के चलेगा. नहीं तो फिर मुझे तैयार होना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होने वाला है एंड आई हैव टू वेट कि वो वाइटल रिएक्शन कब वापस आता है. ये केंट का अप्रोच है, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है और कितनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग. अब वाइटल रिएक्शन कैसे बढ़ाएं, क्या करें, पैथोलॉजी कैसे मैनेज करें, वो अलग टॉपिक है, बट ये पहले समझ में आना बहुत अनिवार्य है. These patients seldom have the vital reaction strong enough to develop former symptoms, hence they are incurred. उनके पास वो वाइटल रिएक्शन ही नहीं है स्ट्रॉन्ग इनफ टू डेवलप फॉर्मल सिम्टम्स, इसके लिए क्योर नहीं हो सकता. To be able to achieve the remedy from signs and symptoms in present or past is one item of care. ये बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल. To be able to perceive the remedy from signs and symptoms in the present and history is one of the item of cure. But another, मतलब वो कह रहा है कि साइंस एंड सिम्टम्स आप अभी का और पास्ट में लेने की कला अगर आपको आती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योर करने का. बट अनदर एंड क्वाइट डिफरेंट आइटम इज द वाइटल रिएक्शन ऑफ द पेशेंट. सो आपको वाइटल रिएक्शन एक जगह पे और साइंस सिम्टम्स एक जगह पे, ये दोनों चीजों का समावेश जब होगा तभी पेशेंट ठीक हो सकता है. To find the remedy that will restore his lost vital reaction is thus far impossible. Even the surgeon's knife has been a failure. आप ये मत समझिए कि हम होम्योपैथ्स की बात कर रहे हैं. कन्वेंशनल मेडिसिन में भी वो डिफिकल्ट है वो पेशेंट ठीक होना. राइट. वाह. सो ग्रेट. मैंने बहुत फास्ट फास्ट करके खत्म किया टॉपिक. तो मैं आपको यही लास्ट में 5 मिनट है मेरे पास, तो मैं इसको समराइज कर देना चाहता हूँ. मुझे नहीं पता कितना समझ में आया होगा, लोगों को क्या समझ में आया होगा, बट मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब जो मैंने दिखाया आपको, आपने जाके केंट की लेसर राइटिंग को पढ़ना चाहिए. केंट की लेसर राइटिंग जितना आप पढ़ेंगे, आपको एक एक विजडम आएगा, आपको खुद के केसेस के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. अब जब वाइटल रिएक्शन की बात हो रही है तो कई बार
जब वाइटल रिएक्शन कम है, अब सवाल ये आ सकता है कि ठीक है हम समझ गए सप्रेशन है, अ, ये पॉसिटिव ऑफ सिम्टम्स है, वाइटल रिएक्शन कम है, तो उसमें क्या करना, क्या कैसे मैनेज करना। तो यहाँ पे फिर रोल आता है आपका ऑर्गेनोपैथिक रेमेडीज का यूज। यहाँ पे रोल आता है एंटीमाइजेमेटिक रेमेडीज। यहाँ पे रोल आता है पास्ट में जाके उसके हर एक लेयर की रेमेडीज देना। यहाँ पे रोल आता है जब हम पढ़ते हैं सप्रेशन की रेमेडीज हैं या हाइड्रोजेनिक रेमेडीज हैं, जैसे सल्फर हम यूज करते हैं कई बार, कॉर्टिसोन यूज करते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड नक्सोमे का यूज करते हैं, ट्यूक्रम मेरम मेरम फॉस्फेरिक एसिड यूज करते हैं, एरिस्टलोकिया क्लेमेटिस यूज करते हैं। तो अगर आपको एक्चुअली में समझना है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कोई डॉक्टर होम्योपैथ ये समझ रहा है कि यार मुझे ना पैथोलॉजिकल केसेस में आगे बढ़ना है और अच्छे से पेशेंट को ट्रीट करना है, तो केंट आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा केंट जो बोलते हैं वो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट रेफर हुआ था, बेड रेडन पेशेंट थी, उसको ब्रेन में उसके दिक्कत हो गया था, थोड़ा एट्रोफी जैसा हो गया था, एंड पेशेंट वाज कंप्लीटली बेड रिडन, ओल्ड पेशेंट, राइल्स ट्यूब वगैरह डाला था, और मैं वीडियो कॉल पे उसको देख रहा हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं पेशेंट तो देख रहा हूँ वीडियो कॉल पे। तो नसीब मेरा अच्छा था कि वो पेशेंट रेफर किया था एक डॉक्टर ने, मेरा स्टूडेंट है। तो हमने बैठ के ना उसके पास्ट सिम्टम्स को एनालाइज किया, और उसके पास्ट सिम्टम्स में हमको कुछ अच्छे कार्डिनल सिम्टम्स मिले। मैंने उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन बेस करके उस पेशेंट को दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 15-20 डेज उसका राइट ट्यूब निकल गया, कॉन्शियस हो गई, विद इन 1.5 मंथ्स शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। उसका पूरा वीडियो, आज उसको लगभग लगभग 3.5 साल हो चुके हैं, वो पेशेंट ठीक है। उसके बाद काफी रेमेडीज उसको दी, क्योंकि चेंजेस होते गए, सिम्टम्स आते गए, कभी नेजल ब्लीडिंग हुआ, कभी कुछ हुआ, वो सब मैनेज किया। बट वो पेशेंट को भेज दिया था क्लिनिक्स, मतलब हॉस्पिटल से उन्होंने। तो वो केस जब मैं देखता हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और बट ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे शायद कुछ नहीं मिल पाता। तो जब कुछ नहीं मिल पाता, वहां पे फिर आपको बर्नेट की अप्रोचेस सीखनी होगी, वहां पे आपको बाकी जो लेयर थेरेपी है उसको सीखनी होगी। तो ये दोनों का समावेश जब होगा, और जब हम इसको ढंग से समझेंगे, विजडम आएगा, तो हम बहुत अच्छे से अपने पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं। सो दोस्तों, मेरा टॉपिक आज यहाँ खत्म होता है। मेरा कोशिश था आपको सिर्फ एक लाइट देना कि केंट साहब क्या बोलते हैं इनक्योरेबल केसेस के बारे में, पैथोलॉजी के बारे में। और उसकी और जानकारी के लिए आप जाइए और पढ़िए और अपने केसेस को इवेल्युएट कीजिए, एंड डेफिनेटली बहुत सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर। आपने इतना मतलब डीपली समराइज कर दिया कि आपने बोला 1 आवर का टाइम लेगा, हमारे पास 45 मिनट्स है। आपने आई थिंक लग रहा है मुझे 45 मिनट्स के, आपने 30-40 मिनट्स में ही आपने हिंट कर दिया है। बट बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था सर। आपने ये बार बार जो वाइटल रिएक्शन के बारे में बता रहे थे, तो इसे आप इस पे थोड़ा सा और इसे और इलेबरेट करें कि हम लोग कैसे ये समझेंगे कि हमारा वाइटल रिएक्शन, जैसे आपने वो मेडिसिन का पोटेंसी का कहा कि हायर पोटेंसी देनी चाहिए या लो पोटेंसी देनी चाहिए, तो उस टॉपिक को थोड़ा सा और समझाइए। तो वाइटल रिएक्शन का मतलब क्या है? जब पेशेंट आज मेरे पास आया, हमारे पास 4 मिनट है, ठीक है, पेशेंट हमारे पास आया, तब मैं उसके सिम्टम्स इवेलुएट कर रहा हूँ। मुझे जब मैं सिम्टम्स ले रहा हूँ ना, मुझे ये समझना चाहिए कि डिजीज सिम्टम्स नहीं लेना है मुझे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैस्टाइटिस का पेशेंट आया, अभी मैस्टाइटिस का पेशेंट आया, तो वो जो सिम्टम्स बताने वाली है, रेडनेस, बर्निंग, स्टिंगिंग, वो सब के सब सिम्टम्स उसके पैथोलॉजी के सिम्टम्स, वो मैं कब लूंगा? जब मेरे पास कुछ नहीं होगा, तो मैं वो सिम्टम्स लेके उसको दूंगा पेलिएट करने के। वाइटल रिएक्शन का मतलब है कि मैं वो सिम्टम्स को इवेलुएट करके साइड में रखूंगा, और मैं उसके जनरल सिम्टम्स लूंगा। तो मुझे जब जनरल सिम्टम्स अच्छे मिलेंगे, उसकी मोडालिटीज मिलेगी, उसके क्रेविंग्स मिलेंगे, एवर्जन मिलेंगे, गुड जनरल मेंटल सिम्टम्स मिलेंगे, तो इसका मतलब वाइटल रिएक्शन अच्छा है। भले आज उसको पैथोलॉजी है, बट उसके सिम्टम्स अच्छे हैं, उसके अच्छे मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके अच्छे यूरिन के सिम्टम्स आ रहे हैं, कॉन्कोमिटेंस आ रहे हैं। ये जो सिम्टम्स है ना, ये जनरल्स, हम कई बार जनरल्स भूल जाते हैं। टंग देखना, थर्स्ट देखना, एपेटाइट, ये जो ऑल्टरेशंस होते हैं, ये सिम्टम्स तो लेने होते हैं। और पास्ट में जाके हमको ये समझना चाहिए कि इसके पास्ट में जाके क्या क्या चीजें ऑल्टर हुई है, मतलब उसका क्या सप्रेशन हुआ, क्या क्या, कहाँ से बीमारी। सबसे पहला पॉइंट आपको ये पूछना चाहिए अपने आप को कि ये पेशेंट आज मेरे पास बैठा है पैथोलॉजी लेके,
ये बीमार हुआ ही क्यों, इसको पहला बीमारी कहाँ पे हुआ। तो जितना पीछे आप जा पाओगे ना, उतना आपको आइडियल सिम्टम्स मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, अभी भी है, फॉलो अप कर रही है। उसका क्रिएटिनिन अराउंड बढ़ गया था, क्रिएटिनिन बढ़ गया था, स्वेलिंग हो गया था। डायलिसिस पे नहीं गई थी। सो 3 पॉइंट समथिंग था उसका क्रिएटिनिन, 3.4 ऐसे या 4 तक था उसका क्रिएटिनिन, और उसको डायलिसिस पे डालने का प्लानिंग था। वो आके बैठी मेरे पास, सारे उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, सब वही सिम्टम्स मैं ले रहा हूँ क्योंकि जो सिम्टम्स दिख रहे हैं। फिर मुझे समझा ये तो डिजीज सिम्टम्स है। मैंने क्या करा, मैं उसके पास्ट में गया, मैंने बीमारी छोड़ ही दी, मैं उसके पास्ट में गया, मैंने कहा बताओ तुमको बीमारी हुई कैसे, क्या क्या बीमारी हुई है। तो जाते गया जाते गया जाते गया, फिर पता चला वो 10 साल के पहले, मतलब जैसे आज वो 32 की है, तो 22 22 साल तक कुछ भी नहीं था उसको। बोला फिर क्या हुआ, बोला फिर मुझे बुखार आने लगा, हर 15 दिन में बुखार आएगा, साल में 2 बार बुखार आएगा, 3 बार बुखार आएगा। सो मैंने क्या किया, तो उसको बुखार बार बार आता था, बुखार जाता ही नहीं था, और उसका ट्रीटमेंट लेती थी, धीरे धीरे उसके किडनी पे अफेक्ट हुआ। सो मैंने उसके पास्ट के बुखार के सिम्टम्स लिए, जितना वो दे पाई, और उसने अच्छे सिम्टम्स बताए, क्योंकि 1 महीना पहले बुखार आया था वापस। तो सिम्टम्स लिए, वो सिम्टम पे मैंने वो दवा उसको दी, मैंने उसका किडनी के लिए दवा नहीं दी। तो वो दवा वाइटल, तो उसका वाइटल रिएक्शन अच्छा था, तभी सिम्टम समझ में आया। तो उससे क्या हुआ, उसका क्रिएटिनिन ड्रॉप हो गया, पूरा नहीं नॉर्मल हुआ, बट अराउंड 2 पॉइंट समथिंग पे आके रुक गया। एंड नाउ शी इज एब्सोल्युटली फाइन आती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, 1 1.5 साल हो गया उसका, उसको मेरे पास कोई फीवर नहीं आ रहा, कोई फीवर नहीं आ रहा। सो ये आपका आंसर हो सकता है। आपका म्यूटेड, म्यूट है, म्यूट। सर आपने ये आंसर दिया था, बट आप जब आप केस टेकिंग करने का, क्या आप टोटलिटी नहीं निकालोगे, आप टोटलिटी पर भी तो ध्यान देंगे। नहीं, आपका सवाल था वाइटल रिएक्शन कैसे मुझे मालूम पड़ेगा ना। तो हाँ वाइटल रिएक्शन का यही समझ लो, वाइटल रिएक्शन, पेशेंट रिएक्ट करेगा, उसको वाइटल रिएक्शन बोलते हैं। तो पेशेंट, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा इसका वाइटल रिएक्शन अच्छा है, जब उसकी मोडालिटीज आएंगे। अब इतना सिंपल ध्यान रखो, अगर आपको मोडालिटीज मिल रहे हैं, आपको जनरल सिम्टम्स मिल रहे हैं, और जनरल मेंटल सिम्टम्स मिल रहे हैं, इंटरप्रेटेटिव नहीं, ड्रीम्स मिल रहे हैं कुछ अच्छे एकदम कार्डिनल, तो उसका वाइटल रिएक्शन अच्छा है। इतना हाँ, इतना ये समझ। बट ये ठीक है सर, हमारे पास टाइम ही खत्म हो गया, नहीं तो चलिए मैं। चलिए, दीपमाला जी, हेलो। बाद में यस यस। सवाल हाँ पूछो। हाँ हाँ, थैंक यू दीपमाला जी, कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर मनीष हाँ यादव जी। सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है, बम्बे से हैं हमारे, बहुत जो है इसके पहले आए हैं। तो बहुत बढ़िया आपका सिद्धांत था। केंट का जो थ्योरी को पढ़ लेगा तो मामूली चीज नहीं, केंट ने लिखे हैं, डॉक्टर केंट ने कहे हैं कि सच्चा चिकित्सक वही है जो रोगी के संपूर्ण अवस्था को समझकर उनकी पीड़ा कम करे। पहला पहला सिद्धांत थ्योरी है। और चाहे पूर्ण उपचार संभव हो या नहीं हो, लेकिन कष्ट को तो दूर करना है ना। दूसरा फिलॉसफी बताए हैं डॉक्टर केंट, दृष्टिकोण अत्यंत मानवीय एवं दार्शनिक फिलॉसफी है इनका। और सीधा लिखते हैं ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, है ना। तो हम ट्रीटमेंट करते हैं इन विजुअलाइजेशन, हॉलिस्टिक, तो है ना। हमारे तो यह हाँ, तो भाई हमारा जो है। हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल। सर अब हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, एक्चुअली हमारा टाइम खत्म हो रहा है। सो अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर मनीष। आप डॉक्टर मनीष यादव सर ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पे आते रहिए और शेयर करते रहिए। नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट इंग्लिश सेशन, सो ओवर टू यू मैम। डॉक्टर धनेश सर, ओवर टू यू।